स्वागत है। आज हम एक बहुत ही केंद्रित विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे खास मतलब ऊंचे दर्जे के दर्शकों को, जैसे अमीर निवेशक हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए अपनी कंटेंट रणनीति को बेहतर बनाया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी टॉपिक है आजकल। बिल्कुल। और हमारे पास स्रोत के तौर पर एक बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट है। ये बातचीत है जेन माल्डोनाडो, जो रियल एस्टेट निवेश विशेषज्ञ हैं और ख़ास तौर पर उन लोगों पर फोकस करती है जो $100,000 या उससे ज़्यादा निवेश करते हैं, और बिजनेस कोच इवान कारमाइकल के बीच। अच्छा, जेन मेल्डोनाडो और इवान कारमाइकल। हाँ, ये दिलचस्प रहेगा। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन ये समझना है कि कैसे कंटेंट को एक खास समझदार दर्शक वर्ग के लिए तैयार किया जाए, मतलब आम सलाह से आगे बढ़कर उनसे सही में कैसे जुड़ा जाए। और इसमें वो भावनात्मक जुड़ाव वाली बात भी आएगी, है ना, और विश्वास जीतना, ये सब। जानकारी न दे बल्कि प्रेरित करे बड़े एक्शन के लिए, जैसे बड़ा निवेश। हाँ बिल्कुल। और जेन का शुरुआती सवाल असल में यही था। वो ये जानना चाह रही थी कि ऐसे वीडियोस कैसे बनाएं जो सिर्फ सिखाएं नहीं, बल्कि लोगों को असल में निवेश करने के लिए पुश करें। खास तौर पे जब आपका टारगेट वो लोग हैं जिनके पास $100,000 या उससे भी ज्यादा हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ये उस कंटेंट से बहुत अलग है जो आम जनता को बताता है कि भाई पहला $1,000 कैसे बचाएं। हाँ, ये एक दिलचस्प फर्क है। मतलब जो दर्शक अभी शुरू कर रहे हैं, जिनके पास शायद ज्यादा बचत ना हो, उनकी जरूरतें, उनके सवाल बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप $1,00,000 प्लस वाले निवेशकों की बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अनुभवी हैं, उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि वो YouTube पर किसी मतलब अनजान व्यक्ति की सलाह पर इतना बड़ा निवेश क्यों करेंगे? यही तो मुद्दे की बात है। देखिए, इस लेवल पर ना लोग एकदम से फैसला नहीं लेते, आवेग में नहीं। हाँ, सोच समझ कर करते होंगे। बिल्कुल। तो यहाँ कंटेंट का लक्ष्य सेल करना नहीं है। नहीं। यहाँ मकसद है एजुकेट करना, विश्वास बनाना, ताकि वो निवेशक या तो आपकी ईमेल लिस्ट में आए या फिर सीधे बातचीत के लिए कॉल बुक करें। अच्छा। इसलिए कंटेंट को उन खास मुद्दों पर फोकस करना चाहिए जो इस परिष्कृत दर्शक वर्ग के लिए वाकई मायने रखते हैं। जेन ने अपनी रणनीति में बदलाव का भी जिक्र किया था। पहले वो शायद ज्यादा व्यापक दर्शक वर्ग को एड्रेस कर रही थीं, लेकिन अब उन्होंने अपना ध्यान व्यस्त पेशेवरों और उद्यमियों पर केंद्रित किया है, जैसे इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए। हाँ, वो लोग जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए पैसिव तरीके ढूंढ रहे हैं। उन्होंने इस पर भी कंटेंट बनाया कि अगर कोई अपनी नौकरी छोड़ना चाहे तो पहला कदम क्या हो। हाँ, पर यही एक विचारणीय बिंदु सामने आता है। क्या नौकरी छोड़ना उनके निवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक शर्त है? जे ने तो साफ किया कि ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि उस तरह के कंटेंट का असली मकसद क्या है? क्या वो सीधे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए है, या फिर लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए? यहाँ एक भटकाव सा लगता है। हाँ। जेन ने भी माना कि इसमें थोड़ी अस्पष्टता थी। उन्होंने पाया कि उनके कई निवेशक वित्तीय स्वतंत्रता पा चुके हैं और उनमें से लगभग 30% ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। अच्छा। हाँ, एक निवेशक तो हाल ही में पैसिव निवेशक से एक्टिव निवेशक भी बन गई। लेकिन क्या ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए? ये सवाल है। देखिए, बिजनेस के नजरिए से देखें, जैसा इवान ने सुझाया, तो लगभग 80% कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो सीधे आपके मुख्य बिजनेस लक्ष्य को पाने में मदद करे। अच्छा। जेन के मामले में इसका मतलब है ऐसे विषय जो $100,000 प्लस वाले पैसिव निवेशकों को आकर्षित करें। अब भले ही वो बाद में नौकरी छोड़ें या एक्टिव निवेशक बने, वो एक अलग बात है। प्राथमिकता तो उन्हें अपनी कंपनी में निवेशक के तौर पर लाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफलता का पैमाना ये नहीं हो सकता कि लाखों व्यूज आएं, क्योंकि वो शायद गलत लोगों को आकर्षित कर लेंगे। बिल्कुल सही। इसके बजाय सही कंटेंट उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनसे ये खास पेशेवर और उद्यमी जूझ रहे हैं, जैसे अपनी संपत्ति कैसे बढ़ाएं, टैक्स कैसे बचाएं और निवेश के जो अलग अलग विकल्प हैं उन्हें कैसे समझें। निश्चित रूप से। उदाहरण के लिए एक वाजिब सवाल हो सकता है, भाई अपना पैसा शेयर बाजार या इंडेक्स फंड में लगाने के बजाय आपके रियल एस्टेट सिंडिकेशन में क्यों लगाया जाए? इस तरह के तुलनात्मक विश्लेषण पर आधारित कंटेंट ज्यादा टारगेटेड और प्रभावी होगा। ये सीधे उनकी जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसको संबोधित करता है। हाँ, जैसे एक वीडियो का विषय हो सकता है, $1.25 मिलियन कहाँ निवेश करें। हाँ। अब जिसके पास सिर्फ $5,000 हैं, वो शायद इस वीडियो पर क्लिक ही ना करे, लेकिन जो करेगा वो विषय में गहरी रुचि रखता है और एक संभावित योग्य निवेशक हो सकता है।
ये तो बहुत शक्तिशाली फिल्टरिंग है। बिल्कुल। यहीं पर वो क्वालिफायर या स्पष्ट पहचानकर्ता का महत्व आता है। कंटेंट का उद्देश्य एक रिश्ता बनाना है, दर्शक आपको उस विषय का विशेषज्ञ माने। जेन के मामले में उनके टारगेट ऑडियंस की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? एक तो टैक्स है, भाई अपनी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा कैसे बचाएं, क्योंकि सरकार को काफी टैक्स चला जाता है। हाँ, ये तो है। रियल एस्टेट इसमें कैसे मदद कर सकता है, खासकर दूसरे निवेश विकल्पों की तुलना में। टैक्स निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा पहलू जो चर्चा में आया वो था सिंडिकेशन। हाँ, सिंडिकेशन। जेन ने बताया कि आजकल सिंडिकेशन काफी लोकप्रिय हो गया है, लेकिन कुछ साल पहले तक ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते भी नहीं थे। तो वो ऐसा कंटेंट बना रही थी जो उन लोगों को सिंडिकेशन से परिचित कराए जिन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना। हाँ, पर यहाँ एक रणनीतिक चुनौती है। जैसा कि इवान ने बताया, लोग शायद सीधे सिंडिकेशन इन्वेस्टमेंट गूगल पर सर्च नहीं कर रहे होंगे। अच्छा। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। और जेन के अनुसार भी निवेशक उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि सिंडिकेशन क्या है, वो पूछ रहे हैं मैं पैसिवली कैसे निवेश करूं। ये दिलचस्प है। तो कंटेंट की शुरुआत वहीं से होनी चाहिए जहां दर्शक पहले से हैं। बिल्कुल। जेन ने बताया कि वो एक वीडियो सीरीज शुरू कर रही हैं जो पैसिव निवेश के विभिन्न तरीकों पर बात करती है, और सिंडिकेशन उनमें से एक तरीका है। यहाँ सिंडिकेशन को परिभाषित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब अनिवार्य रूप से ये निवेशकों के एक समूह द्वारा अपना पैसा इकट्ठा करके एक बड़ी रियल एस्टेट डील, जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग, में निवेश करना है, जिसका प्रबंधन एक विशेषज्ञ टीम करती है। हाँ। ये व्यक्तिगत रूप से किराए की संपत्ति खरीदने से काफी अलग है, जहां आप ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाते हैं। हाँ, तो अगर ग्राहक सीधे सिंडिकेशन क्या है नहीं पूछ रहे, तो उस सटीक शीर्षक से वीडियो बनाना शायद सबसे प्रभावी तरीका ना हो। लेकिन निष्क्रिय निवेश पर केंद्रित सीरीज में इसे समझाना बिल्कुल सही है। यहाँ इवान की एक और महत्वपूर्ण सलाह आती है, टाइटल में अपने लक्षित दर्शक वर्ग को स्पष्ट रूप से बताना। बिल्कुल। सिर्फ पैसिवली कैसे निवेश करें लिखने के बजाय टाइटल कुछ ऐसा होना चाहिए, 100,000 प्लस पैसिवली कैसे निवेश करें। एग्जैक्टली। ये एक महत्वपूर्ण सीख है। सही। उच्च मूल्य वाले दर्शक वर्ग को आकर्षित करने के लिए आपको जानबूझकर दूसरों को दूर करना पड़ सकता है। ये 100,000 प्लस जैसा क्वालिफायर सिर्फ फिल्टरिंग नहीं है, ये सही लोगों के लिए एक चुम्बक बनाने जैसा है। और ये क्वालिफायर सिर्फ टाइटल तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। वीडियो की शुरुआत में भी जल्दी ये साफ कर देना चाहिए कि ये कंटेंट किसके लिए है। अच्छा, इससे जो शुरुआती स्तर के निवेशक है वो खुद ही समझ जाएंगे कि ये उनके लिए नहीं है, और जो ज्यादा अनुभवी निवेशक है वो तुरंत जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ, ये मेरे मतलब की बात हो रही है। बातचीत में एक और दिलचस्प मोड़ आया जब जेन ने क्राउड फंडिंग का जिक्र किया। हाँ, क्राउड फंडिंग। उन्होंने देखा कि उनके कई निवेशक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से शुरुआत करते हैं, और जब वो $100,000 के निवेश स्तर तक पहुंचते हैं तब जान के पास आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्या क्राउड फंडिंग सिंडिकेटर्स के साथ मिलकर कंटेंट बनाना चाहिए। यहाँ इवान का सुझाव थोड़ा अलग था। क्राउड फंडिंग पर सीधे वीडियो बनाना शायद सही दर्शक वर्ग को आकर्षित करेगा, मतलब कम निवेश राशि वाले लोगों को जो जैन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, ये बात है। लेकिन जो लोग क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट चलाते हैं वो जैन के लिए बेहतरीन रेफरल पार्टनर बन सकते हैं। ओह, यहाँ अवसर सीधे कंटेंट मार्केटिंग का नहीं बल्कि बिजनेस डेवलपमेंट का है। बिजडेव का। अच्छा। तो बिजनेस डेवलपमेंट या बिजडेव का मतलब यहाँ है सीधे ग्राहकों को टारगेट करने के बजाय ऐसी रणनीतिक साझेदारियां बनाना जो आपको ग्राहक दिला सके। बिल्कुल। यानी उन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म चलाने वालों का इंटरव्यू लिया जाए, एक अलग शो या सीरीज बनाई जाए जहां वो अपने काम और विशेषज्ञता के बारे में बता सकें। हाँ, यही रणनीति है। इससे जेन का उन प्लेटफॉर्म लीडर्स के साथ एक पेशेवर रिश्ता बनेगा। सोचिए, जब क्राउड फंडिंग निवेशक उस शुरुआती स्तर से आगे बढ़ते हैं और ज्यादा परिष्कृत निवेश विकल्प ढूंढते हैं, जैसे बेहतर टैक्स लाभ वाले, तो ये प्लेटफॉर्म उन्हें जेन के पास भेजने में सहज महसूस करेंगे। जेन उनके निवेशकों के लिए अगला तार्किक कदम बन सकती हैं, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। ये अगला तार्किक कलम वाला विचार काफी शक्तिशाली है। जैसे कोई छोटे बिजनेस वाला पहले एक बुककीपर की सेवाएं लेता है, लेकिन जब बिजनेस बढ़ता है तो उसे एक पूर्ण सीपीए की जरूरत होती है। हाँ, सही उदाहरण है। अगर बुककीपर किसी भरोसेमंद सीपीए फर्म की सिफारिश करता है तो क्लाइंट उसे प्राथमिकता देगा। जेन क्राउड फंडिंग के बाद का वो विश्वसनीय अगला कदम बन सकती हैं। और ये सिद्धांत कि रेफरल पार्टनर के लिए अलग कंटेंट बनाना, ये तो किसी भी बिजनेस के लिए उपयोगी हो सकता है जहां रणनीतिक साझेदारियां महत्वपूर्ण हैं। के बजाय एक अलग बिजनेस डेवलपमेंट केंद्रित कंटेंट स्ट्रीम बनाना ज्यादा प्रभावी होगा। उन प्लेटफॉर्म्स के लीडर्स को इंटरव्यू करना, उनके काम को उजागर करना,
इससे उन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी फायदा होता है। कैसे? उनके जो निवेशक बड़े हो चुके हैं और अब शायद क्राउड फंडिंग में निवेश नहीं कर रहे, उन्हें जेन के पास भेजकर प्लेटफॉर्म रेफरल के जरिए कमाई का एक नया रास्ता भी बना सकते हैं। ये दोनों के लिए फायदेमंद स्थिति है, विन विन। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। कंटेंट रणनीति के इन पहलुओं पर विचार करने के बाद चर्चा एक और महत्वपूर्ण संपत्ति की ओर बढ़ी जो जेन के पास थी, उनकी लिखी हुई किताब। अच्छा, किताब भी है? हाँ, और ऐसे उनकी वीडियो रणनीति के साथ कैसे जोड़ा जाए। जेन ने हाल ही में किताब लिखी है, खास तौर पर महिलाओं के लिए पूंजी जुटाने पर केंद्रित। यहाँ भी वही बात आती है, लक्षित दर्शक वर्ग की स्पष्टता। अगर किताब उन महिलाओं के लिए है जो $1 लाख प्लस निवेश करने में सक्षम है, तो कंटेंट उसी स्तर का होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने जैसी बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करना उस दर्शक वर्ग को आकर्षित नहीं करेगा जिसके लिए किताब लिखी गई है। सही। इवान ने यहाँ एक ठोस संरचना का सुझाव दिया कि जेन अपने YouTube चैनल पर 3 तरह की नियमित सीरीज बना सकती हैं। 3 सीरीज? कौन कौन सी? पहली, बायर ब्रेक थ्रू वीडियो। ये सीधे $1 लाख प्लस निवेशकों के सबसे आम सवालों और समस्याओं पर केंद्रित होंगे। ठीक है, ये तो कोर ऑडियंस के लिए हो गया। दूसरी, बिजनेस डेवलपमेंट शो। इसमें संभावित रेफरल पार्टनर्स का इंटरव्यू होगा, जैसे क्राउड फंडिंग सिंडिकेट्स के लीडर या महिला उद्यमियों के समूह के प्रमुख। हाँ, जो हमने अभी डिस्कस किया, पार्टनर्स के लिए। और तीसरी, महिला और संपत्ति, विमेन एंड वेल्थ। ये सीरीज खास तौर पर महिलाओं पर केंद्रित होगी, जिसमें उनकी मानसिकता, चुनौतियां और धन निर्माण की रणनीतियों पर बात की जाएगी। अच्छा। ये उनकी मौजूदा किताब के प्रचार और अगली किताब के लिए कंटेंट तैयार करने में भी मदद करेगी। ये तीसरा बिंदु, महिला और संपत्ति, खास तौर पर किताब से जुड़ा है? बिल्कुल सही। अगर चैनल पर लगातार महिलाओं पर केंद्रित उच्च स्तरीय कंटेंट होगा, तो उस दर्शक वर्ग के किताब खरीदने की संभावना स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। साथ ही YouTube वीडियोस को किताब के संभावित चैप्टर्स के लिए एक तरह के परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाकई एक स्मार्ट तरीका है। मतलब वीडियोस को एक तरह से पायलट एपिसोड की तरह इस्तेमाल करें। हाँ। अगर कोई वीडियो विषय या एंगल दर्शकों को पसंद आता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो किताब का एक मजबूत हिस्सा बन सकता है। अगर नहीं, तो शायद उसे किताब में शामिल ना करें या फिर उसे एक अलग तरीके से पेश करें। बिल्कुल। इससे किताब लिखने का जोखिम कुछ हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से ही अंदाजा होता है कि कौन सा कंटेंट काम कर रहा है। और इसका उल्टा भी उतना ही प्रभावी है। जेन की मौजूदा किताब शी हू मूव्स कैपिटल में 11 चैप्टर हैं। हाँ। वो हर चैप्टर पर एक विस्तृत YouTube वीडियो बना सकती हैं। ये कंटेंट को दोबारा इस्तेमाल करने का, रीपर्पस करने का एक शानदार तरीका है और किताब के प्रचार में भी मदद करता है। सही बात है। दर्शक वीडियो देखकर विषय की गहराई को समझेंगे और पूरी जानकारी के लिए किताब खरीदने को प्रेरित हो सकते हैं। इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। किताब लिखना एक बड़ा काम है और अक्सर ये जानना मुश्किल होता है कि ये बाजार में कैसी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन वीडियोस के जरिए पहले ही दर्शकों की नब्ज टटोली जा सकती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो उच्च स्तरीय निवेशकों को लक्षित करने के लिए कंटेंट रणनीति बहुत सटीक और सोची समझी होनी चाहिए। आम सलाह से ऊपर उठकर उनकी खास समस्याओं, सवालों और आकांक्षाओं पर गहराई से ध्यान देना होगा। टाइटल और शुरुआती कंटेंट में स्पष्ट क्वालिफायर्स का उपयोग करना। हाँ, जैसे वो 100,000 प्लस वाला। बिल्कुल। कंटेंट को रणनीतिक रूप से अलग अलग सीरीज में बांटना, जैसे निवेशक शिक्षा, बिजनेस डेवलपमेंट, विशिष्ट दर्शक वर्ग जैसे महिलाएं, और विभिन्न माध्यमों जैसे वीडियो और किताब के बीच तालमेल बिठाना, ये सब महत्वपूर्ण तत्व हैं। और वो भावनात्मक जुड़ाव वाला पहलू जिस पर जेन ने शुरुआत में जोर दिया था, वो कैसे आएगा? मुझे लगता है शायद वो सही समस्याओं को सटीकता से संबोधित करने और विशेषज्ञता का प्रदर्शन करने से ही पैदा होता है। अच्छा। जब दर्शक महसूस करते हैं कि आप उनकी दुनिया, उनकी चुनौतियों को समझते हैं, तभी वो विश्वास बनता है जो इस स्तर के निवेश के लिए जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। निश्चित रूप से जब आप उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी चिंताओं को समझते हैं और उनके लिए मूल्यवान व्यावहारिक समाधान पेश करते हैं, तो एक गहरा रिश्ता बनता है। ये सिर्फ तकनीकी जानकारी देने से कहीं ज्यादा है। ये विश्वास बनाने की कला है, खासकर जब बात बड़े वित्तीय फैसलों की हो, जहां भरोसे का महत्व सबसे ऊपर है। बिल्कुल। इस लक्षित कंटेंट रणनीति की बारीकियों को समझने में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। टाइटल या सीरीज जैसी खास तरकीबों से परे कंटेंट बनाने वाले एक प्रामाणिक आवाज कैसे विकसित कर सकते हैं? एक ऐसी आवाज जो एक ऐसे परिष्कृत दर्शक वर्ग के साथ गहराई से जुड़े,
जो सबसे ज्यादा विश्वास और विशेषज्ञता को महत्व देते हैं। खासकर जब महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों की बात हो तो डिजिटल माध्यमों से वास्तविक मानवीय संबंध बनाते हुए तकनीकी जानकारी का प्रदर्शन कैसे संतुलित किया जा सकता है, ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है।